So, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and hello to everyone. Welcome back to our channel, Dolls Constant. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना के सेकेंड वेव में इंडिया में स्पेशली अपना ध्यान रख रहे होंगे और प्रिकॉशंस ले रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवरिंग का। मेरा नाम है ऋषिकांत। मैं एक बार फिर लेके आ गया हूँ आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार शेयर करने के लिए, कुछ एक किस्सा सुनाने के लिए रादर। बट उससे पहले जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं इंडिया में, प्लीज़ 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 जाइए, वैक्सीन लीजिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर यू। जिन भी लोगों के साथ आप घुलते मिलते हैं उन लोगों के लिए ये एक बबल क्रिएट करने में हेल्प करता है, एक सेफ बबल जहाँ पे स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ कैन बी कंटेन्ड। आप वैक्सीन लीजिए, उस बबल को सेव कीजिए। ना सिर्फ आप अपने लिए ये कर रहे होंगे बट अपने चाहने वालों को, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये कर रहे होंगे। सो प्लीज़ गो एंड डू इट। बहुत सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल रहा है, बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें दुनिया में कहीं भी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है वैक्सीन आज की डेट में। आज ही मेरे एक कलीग से बात हो रही थी जो कि दुबई में काम करते हैं, एंड दे वर सपोज टू गो एंड गेट देयर सेकेंड डोज टुडे एंड दे वर रिटर्न्ड फ्रॉम द सेंटर saying that there are no stocks left, so they've been asked to come back next week, right? So इंडिया में ये फैसिलिटी है, थैंक गॉड। गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हैं, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। प्लीज़ गो ahead and take the vaccine. सो दैट वॉज दी स्टार्टिंग थाट्स। बट आज मैं आप लोगों से एक ऐसे महान पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्हें देशभक्त होने के बावजूद भी कई साल लग गए ये प्रूव करने के लिए। और मतलब कई साल बोलो तो कम से कम 24-25 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। राम जी को तो वनवास 14 साल का मिला था, बट इनको ये प्रूव करते करते 24 साल लग गया एक्चुअली। मैं बात कर रहा हूँ नंबी नारायण जी की। नंबी नारायण जी इसरो के एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सालों तक। और ना ही सिर्फ वो, उनके परिवार वाले, उनके आसपास वाले, उनके रिलेटिव्स जितने थे, सब लोग काफ़ी परेशान रहे। आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने उन पे बन रही एक मूवी के बारे में कि ट्रेलर्स वगैरह देख ली होंगी। आर माधवन वो मूवी बना रहे हैं। आई सैल्यूट आर माधवन दैट उन्होंने इस पर्सनालिटी को चूज़ किया और उनकी स्टोरी बाहर लाने की कोशिश की एक मूवी के तरीके से। आई होप he is a very good actor and he is an intelligent person as well, so I hope he'll be able to do the justice to Mr. Nambi's or Nambi sir's story, right? So start करते हैं। well, हम लोग देशभक्त इसको बोलते हैं, राइट? देशभक्त जो हमेशा देश हित के बारे में बात करता हो, जो देश के लिए कुछ भी हासिल करने में, अपने देश के लिए कुछ भी हासिल करने को अपना अरमान बना देता हो, और जो अपने देश पे अपनी जान छिड़कता हो। जैसे आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई लोग हैं, प्लस नॉट ओनली देम, एवरीवन हु इज़ ट्राइंग टू डू हिज बिट फॉर द नेशन, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सोच रहे हैं जो हमारे देश के लिए। दे आर ऑल देशभक्त, राइट? बट ये सब होने के बावजूद नंबी सर को ऐसे ऐसे दिन देखने पड़े जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके बचपन से। सो नंबी सर का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से प्लेस नागरकोइल में हुआ था 1941 में। एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था और शुरू की एजुकेशन उन्होंने नागरकोइल से की, अपनी स्कूलिंग वगैरह वहीं से की। एंड देन लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू डू हिज इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मदुरई, right? And then after that he started working at Thumba Equatorial Rocket Launching Station which is also in Tamil Nadu in 1966. जब वो यहाँ पे काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई से हुई। एंड विक्रम साराभाई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड विद दिस गाय। इनकी सोचने के तरीके से, इनके नॉलेज से साराभाई वॉज लाइक ऑस्ट्रक, राइट? सो
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते फिर नबी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो तमिलनाडु में ही एक कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं और वो इंडिया में रहना चाहते हैं। बट विक्रम साराभाई ने उनको कन्विंस किया कि अगर तुमको अपने आप को चैलेंज करना है, इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज विच द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उस समय स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी आगे थी, विच इज़ यूएस ऑफ कोर्स, अगर उनके एट पार जाना है तो तुमको वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? एंड दैट्स व्हेन he applied for Princeton Ivy League universities, and he got through a NASA scholarship for Princeton University in 1969, right? And he joined that university, इन्होंने Princeton ज्वाइन किया और वहाँ पे पढ़ाई की एडवांस रॉकेट साइंस वगैरह के बारे में। और उनको पता था कि इंडिया उस समय सॉलिड फ्यूल इंजन्स पे फोकस कर रहा था। सॉलिड फ्यूल इंजन्स अगर हम बात करें तो सॉलिड फ्यूल इंजन्स आर जो लो ऑर्बिट या लो हाइट पे जाने वाले रॉकेट्स होते हैं उनके लिए ठीक होता है। इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट बट इट्स वेरी चीप टू बिल्ड, जो कि इंडिया के पॉकेट के लिए उस समय हिसाब से सही था। तो इसरो में डिफरेंट टीम्स थी, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट सॉलिड फ्यूल इंजन वाली जो टीम थी उसमें एपीजे अब्दुल कलाम काम कर रहे थे। बट ये लिक्विड फ्यूल इंजन पे अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा था इंडिया में, राइट? एंड इंडिया वॉज सून क्रेविंग फॉर दीज काइंड ऑफ इंजन सो दैट दे कैन डू बेटर इन द स्पेस प्रोग्राम, ज़्यादा ऑर्बिट तक लॉन्च कर सके और ज़्यादा अच्छे सैटेलाइट्स को ले जा सके। ज़्यादा पावरफुल इंजन होने से ज़्यादा हेवी सैटेलाइट्स को और ज़्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स को ऊपर ले जा सकते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें उनकी चल रही थी और इंडिया को उस समय हर समय यूएसए के और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने और रशिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, बिकॉज उनके स्पेस प्रोग्राम्स आगे थे हमसे, काफ़ी आगे थे इनफैक्ट। और इन सब कारणों से इंडिया को उनके पास जाना पड़ता था हमेशा हाथ फैला के। इस बीच नंबी सर की स्टडीज़ जो प्रिंसटन में चल रही थी वो कंप्लीट हो गई, एंड देन ही लैंडेड कपल ऑफ जॉब्स ओवर देयर, बट ही डिसाइडेड टू क्विट, not take that job and come back to India and join ISRO. इससे बड़ा देशभक्त होने का प्रमाण क्या आप ले सकते हैं? एक बंदा जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आया है, राइट? ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन प्रिंसटन on NASA scholarship, and then he went on to reject the jobs that he got there and he returned to India, right? And he wanted to return to India so that he can progress on the liquid fuel engine which India was looking for, right? फिर क्या था, वो लग गए अपने रिसर्च में और काफ़ी तेज़ी से उन्होंने प्रोग्रेस की और अर्ली 70s में उन्होंने इंडिया को पहला लिक्विड फ्यूल इंजन दिया, राइट? और उसका नाम था विकास वही इंजन है जो कि इनिशियली PSLV और GSLV रॉकेट्स में यूज़ हुआ था। सो दिस वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। आप जानते हैं कि आज की डेट में भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है स्पेस प्रोग्राम में, एंड दीज वर द फाउंडेशन स्टोन्स दैट वर बीइंग केप्ट, एंड नंबी सर वाज द स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हु डिड दैट फॉर इंडिया। उन्होंने लिक्विड फ्यूल इंजन प्रोवाइड किया इंडिया को। इधर आते 90s में इंडिया और आगे बढ़ाना चाहता था अपना स्पेस प्रोग्राम। अभी आप इमेजिन कर सकते हो, सॉलिड फ्यूल इंजन से लिक्विड फ्यूल इंजन, लिक्विड फ्यूल इंजन से गैसियस फ्यूल इंजन, तो उसको क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन बोलते हैं, द गैस वंस, राइट? दे आर इवन मोर पावरफुल, दे आर लाइटर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वेट ऑफ द फ्यूल, और उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। दे कैन गो मच हायर, दे कैन टेक मच हायर पेलोड्स, राइट? तो इंडिया 90s में ये क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज दे वांटेड टू ग्रो द स्पेस प्रोग्राम। और इसके लिए उन्होंने USA, फ्रांस और रशिया और सबके सामने अगेन कोशिश की उनसे लेने की। और अमेरिका ने जो कोट किया था उस समय विथ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दैट मीन्स दे विल गिव द इंजन एज वेल एज दे विल help you understand how it works so that you can in future you can develop your own skills and then you can build your own engines, right? So अमेरिका ने उस समय 950 crores कोट किए थे for one cryogenic engine with technology transfer.
द सेम टाइम फ्रांस ने 650 करोड़ कोट किए थे, एंड रशिया हैड कोटेड 235 करोड़. सो ये सब अमाउंट्स उस समय इंडिया 90s अर्ली 90s, इफ़ यू थिंक अबाउट, इंडिया का फॉरेन जो रिजर्व था वो काफ़ी डिप्लीट हो चुका था. उसके लिए मार्केट ओपन करने पड़ते. इफ़ यू रिमेंबर द टाइमलाइन व्हेन मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये टाइम ऐसा था जब इतने बड़े अमाउंट्स हम इन चीज़ों पे खर्च नहीं कर सकते थे, राइट. तो इधर नंबी सर ने इसको अपना एक टारगेट माना और ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्रायोजेनिक इंजन डिज़ाइन अपनी एक टीम के साथ. और वो काफ़ी आगे तक बढ़ रहे थे. एंड 1994 में दो ऐसी इवेंट्स हुए जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका दिए. सो फर्स्ट वाज, it was not the main cause for the shock to the Indian space program, but the second one was definitely was. So first one was, इंडिया ने रशिया से डील किया था वो 235 करोड़ वाला, राइट. सो उस पर क्या हुआ कि यूएसए ने प्रेशर डाला रशिया पे टू कैंसिल दैट डील, राइट. नाउ रशिया बैकड आउट फ्रॉम दैट डील, बट इंडिया ने बाद में जाके रशिया को कन्विंस किया कि ठीक है, यू डोंट गिव अस द टेक्नोलॉजी, बट यू एटलीस्ट गिव अस दी cryogenic engine so that we can run our space program and we can do certain things. Obviously we'll have dependency on you, right. So Russia ने ये contract sign किया इंडिया के साथ to provide the cryogenic engine without the technology transfer. इस बीच इस इवेंट के 2-3 महीने के अंदर ही नंबी सर के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, राइट. हुआ ऐसा कि 1994 में मरियम राशिद एंड फाउजिया हसन नाम की दो मालदीवियन सिटीजन थे जो इंडिया में गिरफ्तार हो जाते हैं और केरला में, और उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, राइट. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर allegedly belonging to the cryogenic engine design that नंबी सर was working on, राइट. इस आरोप में नंबी सर को और उनकी कुछ टीम मेंबर्स को सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है. वो 50 दिन के लिए गिरफ्त में रहते हैं. लोकल पुलिस से केस आईबी के पास जाता है, आईबी से केस सीबीआई के पास जाता है. बट उन 50 दिनों में उनके साथ जो हैरेसमेंट होती है, उनके ऊपर 3rd डिग्री लगाया जाता है. यू कैन इमेजिन अ साइंटिस्ट हु हैज़ डन सो मच फॉर द कंट्री और ही विशेस टू डू सो मच फॉर द कंट्री, उनके साथ ये सब होता है हमारी कंट्री में. और आईबी ने उनको इतना पीटा जब वो हॉस्पिटल में थे, जेल में थे तब, कि उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा. ही कोलैप्स्ड एंड ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट. ये केस चला 1996 तक, 2 साल ये केस चला. और 1996 में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी नंबी सर को. और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो रिपोर्ट आई सीबीआई की, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट की गई. और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नंबी सर को क्लीन चिट दे दी. तो ये सब हो रहा था. बट इस बीच जब ये सारी चीज़ें चल रही थी 94 to 96, सो जो नंबी सर की फैमिली थी, राइट, और खुद नंबी सर, इनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार हुआ. मीन्स इनके साथ बहुत सारे मीडिया ट्रायल हुए. ऑलमोस्ट एवरी डे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे, राइट. मलयालम न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल्स आते थे उनके बारे में. उनको देशद्रोही कहा जाता था खुलेआम. न्यूज़ चैनल्स का तो उतना चलन नहीं था, बट आज के माहौल में अगर ये सब होता तो प्रॉब्ली बहुत बुरा होता उनके साथ. और जिस तरीके से आजकल मीडिया ट्रायल होता है उस तरीके से अगर देखा जाए तो. बट हालत यहाँ तक हो गई थी कि अक्सर लोग जुलूस निकाल के उनके घर चले जाते थे और देशद्रोही के नारे लगाते थे. और 1-2 बार तो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुई कि जब उनकी फैमिली रिक्शा में कहीं जा रही थी और रिक्शा वाले को पता चल गया कि ये नंबी सर की फैमिली है, तो उन्होंने डेस्टिनेशन जाने से मना कर दिया और उनको रास्ते पे उतार दिया, राइट. सो ये सब चीज़ें हो रही थी उनकी फैमिली में. और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई जो कि नोट करने वाली है कि इंटरोगेशन जब हो रही थी, वो 50 दिन जब वो जेल में थे, जब इंटरोगेशन हो रही थी डे इन एंड डे आउट, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था इसरो के टॉप लोगों को फ्रेम करने के लिए. बट ही डिड नॉट बच,
राइट. इन्होंने अपना कंट्रोल नहीं खोया. जो भी इनके साथ हो रहा था वो होने दिया उन्होंने. बट ही डिड नॉट नेम एनी वन एल्स हु वॉज इनोसेंट एज पर हिज नॉलेज. राइट. एंड at the same time, ISRO was not able to provide any legal support to him, right? Because this was a pretty serious case, and if ISRO had provided and it would have turned negative, then it would have caused a huge embarrassment for ISRO. So ISRO ने कोई legal support नहीं provide किया, but still नंबी सर ने अपनी ईमानदारी नहीं खोई इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी, और he continued to get that stay with his thought that he will not expose any names of innocent people just because he's getting into pressure. Right. अब बरी होने के बाद उनको उनकी प्रताड़ना खत्म नहीं हुई. जब when he returned back, he was given a desk job, not a research job. He was given a desk job in ISRO. और बाद में काफ़ी एजेंसीज ने उनके लिए राइट्स के लिए आवाज़ उठाई. लाइक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी आवाज़ उठाया. उन्होंने बोला कि इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. 1 करोड़ रुपए का कोट किया था उन्होंने. केरला गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड शुड बी रेड फेस्ड इन दिस होल इवेंट, बिकॉज बट what happened was they went on to drop all cases against the police officials who had cooked this fake case, right? So I will talk about कि ये पुलिस ने भी कैसे किया था. I mean, there are various interviews which I have gone through for all the involved parties, और उसके बेसिस पे I have done my analysis. But ये जो पुलिस ऑफिसर्स ने फेक केस बनाया था, केरला गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया. इनफैक्ट CB Matthews, right? He was made Chief Information Commissioner of Kerala later on, and he was the main person who framed this fake espionage case, right? So this was the time when Congress ruled both Kerala as well as the central government. So you can imagine what's the state of the Congress party. और आयरनी देखिए, जिसने इंफॉर्मेशन गलत बनाया या जिसकी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिसके बेसिस पे नंबी सर और जो बाकी एक्यूज थे उनकी लाइफ पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ केरला बनाया गया. सो ये इट्स एन आयरनी इन इटसेल्फ. एंड जो बंदे थे, आई मीन द अदर ऑनेस्ट पर्सन हु वाज देयर, तो नंबी सर, ही वाज गिवन अ डेस्क जॉब, राइट. बट ये एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, राइट? क्या इसमें USA या रशिया, इनकी किसी की हाथ था इसमें, किसी का हाथ था? शायद वो थ्रेटन फील कर रहे हो कि भाई अगर इंडिया डेवलप कर लेगा ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी. या फिर ये एक पुलिस वाली कहानी है जो अभी हम लोग रिसेंटली सचिन वाजे केस में देख चुके हैं कि एक बंदा है जिसको अपना प्रमोशन करवाना है. ही कुक्स अ फेक केस एंड देन ही इन्वॉल्व्स अ बंच ऑफ पीपल, और वो केस वगैरह बना के उनको फंसा देते हैं. सो अभी तक जो स्टोरी बाहर मार्केट में चल रही है, और जो भी आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में, जो भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ये पुलिस वाली थ्योरी चल रही है, राइट? और हाउएवर आई विल टेल यू अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, जहाँ पे CIA का भी नाम आता है. सो मरियम रशीदा वॉज इनिशियली अरेस्टेड इन इंडिया फॉर ओवर स्टेइंग इन इंडिया. आप जब भी वीज़ा लेते हो किसी कंट्री का, तो आपको एक सर्टेन पीरियड का वीज़ा मिलता है. एंड शी हैड ओवर स्टेड. मालदीव से यहाँ आई एंड शी हैड ओवर स्टेड इन द कंट्री. तो उनको जो भी लोकल पुलिस ऑफिस रहता है, उनको पुलिस स्टेशन रहते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ से फॉरेन नेशनल्स आके कहाँ रह रहे हैं. तो उनको नोटिस जाता है कि यू हैव टू कम एंड यू हैव टू गेट योर वीज़ा एक्सटेंडेड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू स्टेइंग, राइट? तो वो उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया. वहाँ पे वो जाके S विजयन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलती हैं, जो कि उनकी बात सुनते हैं. एंड देन एलिजली मरियम राशिद ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन पे सेक्सुअल एडवांसेस किए जाते हैं इस S विजयन द्वारा, जो पुलिस ऑफिसर है, राइट? तो ये शिकायत करने के लिए उनके सीनियर रमन श्रीवास्तव के पास जाती है, राइट? नाउ दिस S विजयन इज़ थ्रेटेंड, क्योंकि उसकी जॉब जा सकती है अगर एक्शन ले लिया गया. और एक और DIG हैं वहीं पे, CB मैथ्यूज़, जिसका नाम अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले लिया था.
तो सीबी मैथ्यूज़ और ये एस विजन ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि किसी तरीके से ये मरियम राशिदा और रमन श्रीवास्तव को फंसा देते हैं इस केस में और एक फर्जी केस कुछ बनाते हैं, राइट। नाउ सीबी मैथ्यूज़ का इंटरेस्ट क्या था? बिकॉज ही फेल्ट कि उसके प्रमोशन में रमन श्रीवास्तव एक अड़ंगा है, बिकॉज रमन श्रीवास्तव वॉज क्लोज टू द देन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हु वॉज नॉट वेरी लाइक्ड इन कांग्रेस। सो वो चीफ मिनिस्टर थे बट ही वॉज नॉट वेरी मच लाइक बाय द पार्टी मेंबर्स। सो ये रमन श्रीवास्तव जो थे ये उस चीफ मिनिस्टर के काफ़ी क्लोज थे और ये उनको फंसाने के लिए सीबी मैथ्यूज़ ने ये केस बनाया और केस बनाते बनाते वो ऐसी कहानी चल रही है कि राशिदा और उसकी एक फ्रेंड थी फौजिया, राइट, और ये नंबी सर और उनके कलीग्स जो भी थे इसरो में, और प्लस एक रशियन ऑफिशियल रशियन स्पेस इंस्टीट्यूट के भी एक ऑफिशियल थे, इंडियन ही थे बट वहाँ के थे, उन सब का नाम इन्होंने इस स्टोरी में कुकअप किया, राइट। फाजिया ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है कि पुलिस ने उनको बहुत प्रेशराइज किया था सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी डॉटर का रेप करने तक का थ्रेटन दिया था। ऑब्वियसली इन चीज़ों को कहीं पे वैलिडेट नहीं किया जा सकता है, कोलैबोरेट नहीं किया जा सकता है, मगर ये चीज़ें हैं इंटरव्यू में, राइट। अब आते हैं एक और फैक्ट जो फौजिया ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि फौजिया को पुलिस ने राशिदा के बैग में ये डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए बोला था। तो वो जो क्वेश्चन जो चल रहा था कि भाई ये डॉक्यूमेंट आखिर आए कहाँ से, ठीक है, नंबी सर ने नहीं किए, बट ये डॉक्यूमेंट आए कहाँ से इन दोनों के पास, और जब गिरफ्तारी हुई तो कहाँ से आए ये सब। तो ये फौजिया ने बताया कि पुलिस ने उनको बोला था राशिदा के बैग में डालने के लिए, और राशिदा को पकड़ा पुलिस ने, उसके बाद फौजिया को पकड़ा, और फिर लेते लेते ये केस चला गया इसरो के पास, क्योंकि इसरो के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे और जो उस डिवीज़न का हेड था वो उसको पकड़ लिया गया। नंबी सर ने अपने बुक में 2-3 चीज़ों को जिक्र किया है। नंबी सर ने कहा है कि मैं वो डॉक्यूमेंट कैसे लीक कर सकता हूँ जिसकी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप ही नहीं हुई थी। 1994 इंडिया के लिए क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने का वेरी अर्ली स्टेज था, तो वो समय इतना कुछ था नहीं इंडिया के पास जो कि वो लीक हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, नंबी सर ने अपने एक बुक में एक जगह कहा है कि जब आईबी ने ये केस लिया था लोकल पुलिस से, सो आईबी वाज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीआईए, और दैट इज व्हाई, एंड सीआईए वांटेड टू डिस्ट्रॉय द इसरो इंस्टीट्यूट, दैट इज व्हाई ही वाज बीइंग प्रेशराइज्ड टू टेक द नेम ऑफ द सीनियर इसरो ऑफिशियल्स। तो ये सब चीज़ें हैं। अब पता नहीं कहाँ पे किसका क्या जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, सीआईए वगैरह इन्वॉल्व भी होंगी अगर, तो शायद कभी सच सामने ना हो आए, और कोई अगर विकीलीक्स होता है फ्यूचर में अगर अगेन, तो हो सकता है ये सब चीज़ें सामने आए, बट मैंने विकीलीक्स भी सर्च किया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं थी। बट इन दी एंड नंबी सर को देर ही सही, बट रिकॉग्निशन 2019 में मिली उनको, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, विच वॉज अ रादर वेल डिजर्व्ड वन फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। और कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को 50 लाख कॉम्पनसेशन देने का बात किया था बैक इन 1998, जो कि 2019 में दिया गया नंबी सर को, and that amount got increased from 50 lakhs, was increased by the Kerala government from 50 lakhs to 1.3 crores, but that was after 21 years of court order। तो इस बीच में उन्होंने काफ़ी पोस्टपोन किया। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि जिन पुलिस वालों के कारण इनकी ये हालत हुई है और इनके साथ ये सब हुआ है, उनको भी जेल में डालना चाहिए, आई मीन नॉट जेल में डालना चाहिए, उनसे ये कंपनसेशन वसूल करना चाहिए, राइट। तो ये थी कहानी नंबी सर की। होप आप लोगों को पसंद आई हो। जाते जाते अगर आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो मिस आउट कर गया हूँ मैं अपनी रिसर्च में, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं भी जानना चाहता हूँ और इंस्पिरेशन, ग्रेट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेटर के बारे में। सो जाते जाते एक थॉट छोड़ के जाता हूँ। चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा,
चलने में माहिर, चलते चलते पथ में बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। सोचिएगा इसके बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक सेकंड नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, बट हमारे चैनल के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं जब। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे हमारा इंगेजमेंट बढ़ता है प्लेटफॉर्म पे, और यू नो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ये सब काम करते रहने का। सो टिल देन, अभी मैं आगे लेके आऊँगा फिर अगली कहानी। टिल देन, साइनिंग आउट। थैंक यू।